अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिना शौकत, आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री टीचर। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वर्ड रिलेटिव क्या होता है और फिर देखेंगे कि हमें एक यूनिट की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मास का मतलब है कि कंपैरिजन ऑफ अ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी एक चीज़ का मास लेना और उसको कंपेयर करना किसी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, मगर इसे एक मिसाल की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बाज़ार में जाएं और आपको कुछ सब्जियां खरीदनी हो या कुछ फल खरीदने हो, तो क्या आप दुकानदार से जाके क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे कि मुझे 1 किलो या 2 किलो ये वाला फल या ये वाली सब्जी दे दो। तो दुकानदार एक तराजू निकालेगा कुछ इस तरह का या इससे मिलता जुलता। हो सकता है कि उसके पास डिजिटल बैलेंस भी हो, मगर हम फर्ज कर लेते हैं कि उसके पास ये वाला बैलेंस है। तो वो इसके एक साइड पे एक वेट रखेगा जिसको हम आम जुबान में बाट भी कहते हैं। उसके ऊपर किसी के ऊपर 1 किलोग्राम, किसी के ऊपर 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम की रीडिंग लिखी हुई होती है। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्टोन और दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ मेटल is basically standard, means it is a standard of 1 kg maybe. So वो एक साइड पे वो 1 किलोग्राम का बाट रखेगा और दूसरी साइड पे आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेजिटेबल्स डालना शुरू हो जाएगा। When the balance will get on equilibrium, मतलब दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी like this, तो वो कहेगा कि ये जो वेजिटेबल्स हैं इट इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो ये तो हुआ बड़ा आसान काम। अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड हो तो उससे कंपेयर करके आप बहुत आसानी से दूसरी चीज़ों का मास भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा एटम तो बहुत छोटा है। अगर मैं इसी तराजू में एटम्स डालना शुरू करूं तो शायद बिलियंस और मिलियंस ऑफ एटम्स आ जाएं, फिर भी दूसरी साइड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू पुट 1 डॉट विद लेड पेंसिल ऑन अ पेपर, सो इन दैट 1 डॉट देयर विल बी मोर देन 1 बिलियन ऑफ एटम्स, which means that atom size is very very small that you cannot count it in ordinary units. तो इसका मतलब है कि इसके लिए हमें कोई स्पेशल यूनिट रिक्वायर्ड है। अब जब हम सब्जियां या फल इनका वज़न करते हैं, इनका मास फाइंड करते हैं, तो इस जैसी ही कोई चीज़ होती है, मतलब उसी की तरह का हम कोई बाट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमने एटम का मास फाइंड करना है तो यकीनन कुछ एटम की तरह का ही होना चाहिए, बिकॉज वी कैन ऑलवेज कंपेयर लाइक थिंग्स। इसलिए साइंसदानों ने इस्तेमाल किया है कार्बन 12। यस, अगर आप कार्बन 12 को तराजू के एक साइड पे रखें और दूसरी साइड पे भी कार्बन 12 ही रखें, तो इसका मतलब है कि वो दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी ना। तो अगर मैं कार्बन 12 को, विच इज़ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, अगर मैं कार्बन 12 के एक पीस को 12 छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूं, तो मैं कह सकती हूँ कि जो एक पीस है वो 1/12 ऑफ कार्बन है। तो अगर मुझे किसी और एलिमेंट के एटम का मास निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक साइड पे कार्बन रखें और एक साइड पे दूसरा एलिमेंट रखें। मिसाल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। एक साइड पे कार्बन है जिसको मैंने 12 पीसेज में डिवाइड किया है और दूसरी साइड पे मेरे पास है ऑक्सीजन। अब हुआ क्या कि ऑक्सीजन थोड़ा सा हैवी है, मतलब ऑक्सीजन वाली साइड नीचे जा रही है और कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं विच आर 12 वो अभी भी ऊपर ही हैं। तो अगर इसमें हम कुछ और कार्बन पार्टिकल्स डालें कि ये बैलेंस हो जाए, तो हमें काउंट कर लेने हैं अपने पार्टिकल्स। तो हम ये नोटिस करते हैं कि अगर एक साइड पे हम 4 कार्बन एटम्स ज़्यादा कर दें, मीन्स 4 कार्बन पार्टिकल्स ज़्यादा कर दें, तो वो इक्वल हो जाएगा ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन वुड बी इक्वल टू 12 + 4 पार्टिकल्स, हाउ मेनी इन टोटल? 16। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का मास है 16। लेकिन ये मास हमने डायरेक्टली नहीं तोला, ये हमने डायरेक्ट मेजर नहीं किया। इट इज़ कंपेयर्ड विद द कार्बन and not just carbon, with carbon 12. Remember, we have 3 isotopes of carbon, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. But carbon 12 is present in abundance and it is stable, it is more stable. So that's why we can compare it with the carbon. अब बात करते हैं इसी तरह एक मिसाल की, जैसे कि सोडियम है। तो सोडियम is equal to 23 such units. तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का जो मास है वो है 23। अब
अब मैंने तो कह दिया कि 16, 23, यकीनन इसका कोई यूनिट भी होना चाहिए। जैसे आप सब्जियां लेते हैं तो किलोग्राम्स में लेते हैं, अगर आपने कोई थोड़ी सी चीज लेनी है तो आप उसको ग्राम्स में ले लेते हैं। सो फॉर एटम्स, बिकॉज दोज पार्टिकल्स वर पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, राइट, सो हम उसे कहेंगे AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। जैसा कि आप देख सकते हैं एक साइड पे कार्बन 12 है और दूसरी साइड पे कार्बन के 12 पार्टिकल्स, तो उन 12 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 1/12, मीन्स 1 AMU। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास तो है किलोग्राम, लेकिन फॉर एटम्स हम क्या काउंट करेंगे, AMU, विच इज एटॉमिक मास यूनिट, एंड नॉट kg एंड ग्राम्स। तो क्या ये उसका SI यूनिट होगा? आई होप यू नो व्हाट इज SI। SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो ये उसका SI यूनिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि है तो ये एक तरह का मैस ही, लेकिन मैस का SI यूनिट तो kg है, तो 2 SI यूनिट्स तो नहीं पॉसिबल, तो ये उससे बहुत छोटा है। लेकिन हम एटम्स के लिए एटॉमिक मास यूनिट को काउंट करते हैं। So now all of us know that the mass of an atom is too small to be determined practically, but we have some certain instruments which enable us to determine the ratio of the mass, but with which thing? With the various elements that of the carbon 12 atoms. मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें चीज़ों का रिलेटिव एटॉमिक मास देते हैं एज कंपेयर टू कार्बन 12। घबराइए मत, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम तो हम अभी बता देते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। आप अपनी हायर क्लासेस में मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इसका नाम याद करना है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to figure out relative atomic mass because it can compare masses with carbon 12। अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। देख के घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी लंबी जरूर है, मगर it is very easy to learn because you're going to learn it in some parts. So look at the definition. The relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element as compared to 1/12, means 1/12 the mass of an atom of मतलब single atom, carbon 12 isotope. So next in the bracket it's written the definition of isotope: an element having different mass number but same atomic number. When we say different mass number, तो इसका मतलब है कि उसके number of neutrons different है, मगर एटॉमिक नंबर सेम का मतलब इट इज द सेम टाइप ऑफ एन एटम। सो कार्बन के एक से ज्यादा आइसोटोप्स भी हैं हमारे पास, तो हम कार्बन 12 से ही कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन 12 अबंडेंट है और स्टेबल है। सो व्हेन वी कंपेयर एटॉमिक masses टू अदर एलिमेंट्स with atomic mass of carbon 12 atoms, so they are expressed as relative atomic masses of those elements। मतलब कार्बन से रिलेशन में हमने इसे कैलकुलेट किया, तो फिर हम उसे एक्सप्रेस भी एज रिलेटिव एटॉमिक मास ही करेंगे। अभी तक मैंने इतनी दफ़ा कार्बन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आई होप आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन लाजमी आया होगा, वाई कार्बन? वी हैव 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, सो वाई कार्बन? वाई कार्बन? सो हम कार्बन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कार्बन से पहले हम ऑक्सीजन भी इस्तेमाल किया करते थे, मगर अब सिर्फ कार्बन ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि कार्बन का जो आइसोटोप है कार्बन 12, ये अबंडेंट है, ये स्टेबल है और ये हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते थे तो ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव गैस है, वो बहुत सी चीज़ों के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो उसको कंपेयर करना मुश्किल है। और इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर, रिमेंबर दैट इंस्ट्रूमेंट। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो डिज़ाइन है कार्बन से रिलेट करने के लिए। अब अगर हम आए इस यूनिट के सिंबल की तरफ, तो यूनिट का नाम तो हो गया एटॉमिक मास यूनिट, तो उसका सिंबल क्या है? AMU। दैट्स इट, सिंपल। A stands for atomic, M stands for mass and U stands for unit। सो हुआ ना AMU, जैसे kg is for the kilogram, K for kilo, G for gram, so same is AMU। you have to memorize this symbol of the unit। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको कोशिश करते ग्राम्स में करने की तो कितनी मुश्किल हो सकती थी, और अगर हम इसे ग्राम्स में कैलकुलेट करें तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी?
क्योंकि हो सकता है कि हमें अपनी आने वाली कैलकुलेशंस में ग्राम्स भी यूज़ करने पड़े, तो हमें इसकी कन्वर्जन ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, तो आखिर AMU का भी तो ग्राम से कोई लिंक होगा। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -24 ग्राम्स। अब -24, just to make this clear to you that how small it is, look at this value. Can you count zeros? I hope you can't count zeros in 2 seconds. Even I cannot count them. So 0.00000 means it is very, 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 very small. So you cannot count the mass of an atom in grams. तो इसके लिए हमें एक स्पेशल यूनिट ही चाहिए। इसी तरह अगर आप वैल्यू देखना चाहें mass of protons, neutrons और electrons की grams में, so you can see the values. All of these values are very small, but you can use these values in different calculations. अब हम देखते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमें पता है कि 1 AMU is equal to this much grams, मगर क्वेश्चन ये है कि how many AMU 1 gram of substance has. सो इसके लिए आपको करना पड़ेगा फॉर्मूला को रिवर्स। फॉर्मूला को रिवर्स कैसे करेंगे? सिंपल, हमने 1 ग्राम रखना है ना, तो ग्राम के साथ जो वैल्यू है उसको हम कर देंगे AMU से डिवाइड, यानी कि 1 AMU से डिवाइड, तो वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू AMU की। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व सम MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो अब सॉल्व कर लेते हैं कुछ MCQs इस टॉपिक से। साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगी एटॉमिक मास और मास नंबर की। सो फर्स्ट MCQ इज 1 AMU which is atomic mass unit is equal to, option A is 1.66 into 10 power minus 24 mg, option B is 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams, and option C is 1.66 into 10 raised to power minus 21 grams, and option D is 1.66 into 10 raised to power minus 23 grams. As you can see, in all these options, we have something similar. Yes, आप पहली ऑप्शन को तो पहली ही गो में कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मास कभी भी मिलीग्राम्स में नहीं होगा, इसका यूनिट होगा ग्राम्स। लेकिन अब यहाँ कंफ्यूजन ये होगी कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिनमें ग्राम है, तो इसका आंसर बहुत ही डायरेक्ट होगा। आपको टेक्स्ट में से डायरेक्ट 1 AMU की वैल्यू को प्रॉपरली लर्न करना है, एंड वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. So we can say that option B is correct for this MCQ. अब चलते हैं next MCQ की तरफ, which is related to mass. The mass of one molecule of water is, option A is 18 AMU, B is 18 gram, C is 18 milligram and D is 18 kilogram. अब यहाँ हमें उसका mass कैलकुलेट नहीं करना। कैलकुलेट इसलिए नहीं करना क्योंकि सारी की सारी ऑप्शंस में ही तो 18 गिवन है। सो इसका मतलब हमसे कैलकुलेशन नहीं पूछी गई, हमसे ये पूछा गया है कि आखिर इसकी आइडेंटिफिकेशन किस यूनिट में है। एंड वी नो दैट कि जब हम मास को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे AMU में, उसी को कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। एंड वी नो दैट फॉर 1 molecule of water we have its mass 18 and its unit is AMU. So option A is correct for this statement. अब चलते हैं next MCQ की तरफ, which is atomic number is represented by, option A is capital Z, B is small z, C is capital A and D is small a. अब ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए हैं, और इसमें एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि जब आप पढ़ेंगे ना स्टेटमेंट के इसमें लिखा है एटॉमिक नंबर, तो चूंकि एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है ए से, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि इसका सिंबल ए ही होना चाहिए। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ों का जो सिंबल है वो उनके नाम का पहला लेटर होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर के केस में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी, और किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैपिटल लेटर में होती है। सो यू विल चूज
A option as correct option, which is capital Z. Let's move on to our next MCQ, which is the number of protons and neutrons in sodium is. अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक मास, और अगर हमें सोडियम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे. अब आप ये सोचेंगे कि हमें ये याद कैसे होगा. सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग आवर चैप्टर नंबर 3, सो उसमें हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में से हम मेन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स भी जुबानी याद करेंगे. सो in these options you can see that option A is 1111, B is 1110, C is 1112 and D is 119. और हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन उसका मास नंबर होता है 23, और प्रोटॉन्स का नंबर तो वही होगा जो है उसका एटॉमिक नंबर विच इज 11, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर फाइंड करने के लिए वी हैव टू सबट्रैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम इट्स मास नंबर, यानी कि आंसर आएगा हमारे पास 23 minus 11 which is for number of neutrons. So option C is correct for this MCQ, which is 11 number of protons and 12 number of neutrons. Let's move on to our next MCQ. Which one of the following is a molecular mass of O2 in AMU? अब इस तरह की स्टेटमेंट कंफ्यूज कर सकती है, और हमें यहाँ ध्यान देना है सबस्क्रिप्ट पे. सबस्क्रिप्ट लिखा होता है आपके सिंबल के साथ, यानी कि सिंबल से नीचे राइट साइड पे. अब एज यू कैन सी दैट इन ऑक्सीजन दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एटम. यहाँ बात हो रही है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, विच इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो अगर एक ऑक्सीजन का मास हमें पता होगा जो कि है 16 AMU, तो O2 के लिए वो हो जाएगा 32 AMU. As you can see in these following options, option A would be the correct, which is 32 AMU. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हम एटम का मास कैसे निकाल सकते हैं, और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, और उसकी ग्राम्स में वैल्यू क्या होती है, एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसकी डेफिनेशन के कंपोनेंट्स की कुछ अंडरस्टैंडिंग. हम अपने अगले लेक्चर्स में मज़ीद बेसिक डेफिनेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.